हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ये फाइनल ईयर का जो है चैप्टर 6 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। इसमें हम 1917 में हुई रूस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ये रूस की क्रांति सिर्फ अब बीए के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, जो है जैसे 9th हो गया, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है रूस की क्रांति के कारणों का हम इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो हमेशा जो मैं कहता हूँ, जिसको आपको समझना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होती है, क्योंकि ये आपके लिए भी खतरनाक होती है और पढ़ाने वाले के लिए भी खतरनाक होती है। साथ में एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें सब्सक्राइब करना आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैं कोई भी वीडियो डालूंगा, कोई भी चीज़ जो आपके रिलेटेड रहेगा वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, सोचिए मत, सोचने वाले कभी कामयाब नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो चैप्टर है उसमें क्या है। कहा गया है कि 1917 ईस्वी की रूस की जो क्रांति हुई थी वो विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। इस क्रांति के विस्फोट से न केवल रूसी अतुल विश्व में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। 1917 ईस्वी की इस क्रांति ने वेल्शेविक्स क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बहुत से कारण भी थे, बहुत से इस घटनाओं में सम्मिलित भी था और बहुत से महत्व भी थे इसके, लेकिन इसके कुछ प्रभाव भी थे। हम आज जो है इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलते देखते हैं। हमारा सबसे पहले जो बात आती है कारण जो थी 1857 ईस्वी रूस की क्रांति, रूस के प्रथम जो था महायुद्ध में प्रवेश करने का सब फलस्वरूप फूट पड़ी थी। यानी जो प्रथम महायुद्ध में प्रवेश करने की वजह से इसका फूट पड़ा था, परंतु इसका फूटना काफी समय पूर्व अनिवार्य बन चुका था, यानी पहले ही निश्चित हो चुका था कि ये होगा ही होगा। ठीक है। इतिहासकार अलेक्जेंडर केरेन्स्की के अनुसार, जो अलेक्जेंडर केरेन्स्की थे, उन्होंने ये दिया था विचारधारा कि यदि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ न होता तो 1915 ईस्वी के बसंत ऋतु से पूर्व ही यह क्रांति आ जाती। यानी कहते हैं अगर आपका जो प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता तो इससे पहले ही ये क्रांति आ जाती। तो ये क्रांति भी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि 1914 ईस्वी में हमारा जो था प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था। उसके बाद जब खत्म होने के कगार पे आया तब रूस की क्रांति भी साथ में हो गया। अब इसमें क्या था कि जारों का निरंकुश शासन, इसमें जो जारों थे उनका जो था बिल्कुल निरंकुश शासन था। रूस क्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण रूस के जारों द्वारा यानी शासकों द्वारा निरंकुश शासन की स्थापना था। अलेक्जेंडर द्वितीय, ठीक है, अलेक्जेंडर तृतीय तथा एलकोलस द्वितीय नाम के जार राजा के दैवी अधिकारों सिद्धांत में विश्वास रखते थे। वो असीम शक्तियों के मालिक थे। उनके मुख से निकला प्रत्येक शब्द कानूनी समझा जाता था। उन्होंने इन सब उदारवादी एवं प्रगतिवादी तत्वों का सख्ती से दमन किया जो कि किसी भी प्रकार से निरंकुश शासन की चुनौती दे सकता था। उन्होंने सर्वप्रथम समाचार पत्रों को, जो उनकी दृश्य में निश्चित विचारों के प्रसार का मुख्य साधन थे, अपनी दमन नीति का निशाना बनाया। यानी उन्होंने सबसे पहले तो समाचार पत्रों को ही नष्ट तहस कर दिया। विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया तथा विद्यार्थियों को संघ बनाने की मनाही कर दी गई। अनेकों विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया और सैकड़ों के देशों में निवासियों होना पड़ा, यानी निर्वासित कर दिया, यहाँ से जो है माइग्रेट करवा दिया, भगा दिया। उनकी गतिविधियों के दमन करने के लिए पुलिस को विशेष अधिकार भी दिए गए थे। स्थानीय संशासन के अधिकार कम कर दिए गए थे तथा उन पर सरकारी नियंत्रण कड़ा कर दिया गया था। राजनीतिक अपराधियों को मुकदमों को विशेष सैनिक अदालतों में सुने जाने लग गए थे। संक्षिप्त में रूसी जारियों को निरंकुश नीतियों के कारण लोगों में असंतोष बढ़ने लग गया और वे अत्याचारी शासन का अंत करने के बारे में सोचने लगे, जिसकी वजह से जो था रूसी क्रांति होना एक स्वाभाविक बात सी बन गई थी। उसके पश्चात जो दूसरा कारण था वो था अयोग्य शासन। यानी देखिए दोस्तों, कोई भी राज्य में अगर राज्य करना है तो इसके लिए कुशल होना बहुत जरूरी है। अगर शासक अयोग्य है तो शायद उसका जो शासन होता है अधिक दिनों तक नहीं चल पाता है। कुछ रूस क्रांति में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रूसी जारों द्वारा स्थापित शासन प्रबंधन भी पूरी तरह से अयोग्य एवं भ्रष्ट था। अधिकतम कर्मचारी रिश्वतखोर थे। उन्होंने अपने कर्तव्य पालन की अपेक्षा अपने जेब गर्म करने की ओर अधिक ध्यान दिया। शासन प्रबंधन के महत्वपूर्ण पदों पर केवल उच्च वर्ग के लोग ही नियुक्त किए जाते थे, जो कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ऐसी नियुक्तियां करते समय उनकी योग्यताओं की अपेक्षा उनके वर्ग के ध्यान में रखा जाता था। अब जहां वर्ग होगा वहां तो क्रांति होगी होगी। अंततः शासन प्रबंधन में कुशलता का अभाव था। इसके अतिरिक्त जन साधारण को शासन प्रबंधन में सभी अधिकारों को वंचित रख दिया गया था। जो जन साधारण थे, जो आम लोग थे, उनको बहुत चीजों से वंचित रखा गया, जो क्रांति का मुख्य कारण भी बना। अंत ऐसे लोग उन जन विरोधी शासन का अंत करना चाहते थे जो उनके साथ हो रहा था। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण योगदान बन गया और इसका कारण भी, और इसको कहते हैं ना, शुभ गणेश भी होना सुनिश्चित हो गया।
उसके पश्चात था जारीना तथा रस्पुतिन का कुप्रभाव। कहते हैं कि जारा निकोल्स तृतीय की रानी जारीना जर्मनी के रहने वाली थी। उसे रूस जनता से कोई वास्तविक प्यार नहीं था। वो बहुत कट्टर प्रतिक्रियावादी विचार वाली महिलाएं थी। उसने सदैव अपने पति को तनाशाह ढंग से शासन करने की प्रेरणा दिया। उसके अतिरिक्त वह अपने कृपा पात्र रसपूत के इशारे पर चलती थी। रसपुतिन बड़ा ही स्वार्थी, दुराचारी और पाखंडी साधु था। यानी वो साधु के कहने पर सारे चाल जो चल रही थी, और इसकी वजह से वो क्या किया, अपने पति को पूरे ही प्रभाव में ले लिया। उसके प्रभाव में आकर रानी ने उन व्यक्तियों को शासन के उच्च पदों पर लगवाया जिन्होंने रसपुतिन की सद्भावना प्राप्त थी। यानी जो उसके साधु जो थे वो बोलते थे, उसी को ही उच्च पद उसने दिलवाया, चाहे वो योग्य हो चाहे अयोग्य हो, इससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता था। इन व्यक्तियों ने अपनी दुराचारी कार्यवाही द्वारा जरशाही को न केवल अप्रिय बनाया बल्कि उसे पतन के काफी निकट भी लाके खड़ा कर दिया। उसके पश्चात था कृषकों की दयनीय स्थिति। यानी यहाँ पर कह सकते हो जो किसान थे उनके बहुत ही बुरा हाल था। रूस की जनसंख्या का अधिकार भाग किसान वर्ग से संबंधित था। वो जार शासकों की आज्ञा का पालन करना अपना धार्मिक कर्तव्य समझते थे, लेकिन जार शासकों को उनके साथ किसी प्रकार का सहानुभूति नहीं थी। संभवतः उनका विचार यही था कि कृषकों में खुशहाली एवं जागृति लाने से उनकी राज्य सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। तो ये सबसे बड़ी उनकी दुराचारी विचारधारा थी। अंत उनके शासनकाल में कृषकों की दशा बहुत ही दयनीय, बहुत ही खराब और बहुत ही बेकार सी हो गई थी। घोर परिश्रम करने पर भी उन्हें पेट भर खाना नहीं मिलती थी। प्रथम तो इसलिए कि उनके पास भूमि बहुत ही कम थी और खेती बाड़ी के साधन बहुत पुराने थे। दूसरे, उनके करों का बोझ बहुत अधिक था। उन्हें व्याप्त असंतोष एवं बेचैनियाँ 1917 ईस्वी क्रांति का मुख्य कारण बनी। ठीक है, इसमें बहुत से साइंटिस्टों की अपनी विचारधारा है। उसमें डॉक्टर फ्लेमिंग के अनुसार उन्होंने ये कहा था, इन अज्ञानी भूखे नंगे कृषकों का जीवन पशुओं के समान था। ऐसे लोगों का जराशाही के विरुद्ध सच उठाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब भी कहते हैं कोई किसी पर दुराचार करता है तो 100% जो है अस्त्र जो है उठता ही उठता है। चाहे आप बच्चों पे करो, चाहे आप किसी भी पे करो, वो अस्त्र जरूर उठाएगा। तो उसी तरह से फ्रांस की क्रांति भी होना एक स्वाभाविक ही बात थी। उसके पश्चात क्या हुआ, मजदूरों में असंतोष की भावना। रूस में कारखाने एवं खानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा भी बहुत दयनीय थी। उन्हें दिन में 15 से 20 घंटे तक काम करवाया जाता था, लेकिन इन सब पर भी उनकी जीवन निर्वाह नहीं होता था। इसका कारण यह था कि उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। निर्धनता के कारण मजदूरों की स्त्री एवं उनके बच्चे को भी कारखाने में काम करना पड़ता था। कारखानों में काम करने की परिस्थिति बहुत ही खतरनाक होती थी। प्रायः मजदूरों को बहुत भयानक बीमारी लग जाती थी। कई बार उनकी काम करते हुए भी मृत्यु हो जाती थी। ऐसे होने पर भी कारखानों में मालिक उसके परिवार को कोई मुआवजा भी नहीं देता था। मजदूरों के संग बनाने तथा हड़ताल करने पर सरकार प्रतिबंधित लगाया हुआ था। परिणाम स्वरूप मजदूर वर्ग में भी रोष की भावना प्राप्त थी और वे समाज को बदलना चाहते थे, और इनके लिए जो रूस की क्रांति थी, इससे बड़ा प्रिय मौका उनके पास हो ही नहीं सकता था। इस कारणों से भी रूस की क्रांति एक महत्वपूर्ण कांड बनी। उसके बाद निहिलिज्म आंदोलन। रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय के शासनकाल में दौरान ऐसे प्रतिक्रियावादी कार्य किए गए जिनसे निहिलिज्म तथा आतंकवादी आंदोलन को जन्म दिया। यह रूस के पुरातन प्रशासनिक शासन का अंत करना चाहता था। इसका कथन था कि किसी भी चीज़ में तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक वह तर्क की कसौटी पर सही सिद्ध न हो जाए। इसने अनेकों सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि 1881 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या भी करवा दी गई। परिणाम स्वरूप सरकार ने इस आंदोलन को सख्ती से कुचल दिया। इस प्रकार भले यह आंदोलन असफल हो गया, पर लोगों के अंदर क्रांति की भावना को दबाया न जा सका। कुछ समय बाद इन भावनाओं से फिर से जोर पकड़ा और 1917 ईस्वी के रूस की क्रांति का आधार बना। उसके पश्चात क्या था, समाजवाद का प्रसार। कहते हैं 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशक में रूस में समाजवादी विचार का प्रसार बड़ी तीव्रता से हो रही थी। कार्ल मार्क्स ने इस विचारों को दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ का उनके मानव पर जादुई प्रभाव पड़ा। यानी उन्होंने विचार दिया था कि दुनिया भर के मजदूर एक हो जाओ, जो ये कुशासन है उसको ख़त्म करने के लिए हमें एक बनना पड़ेगा। तो जिन्होंने बात बोली थी कार्ल मार्क्स ने कि दुनिया भर के मजदूर एक हो जाए, उनकी बात जो थी बिल्कुल जादुई प्रभाव हुआ और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये एक सबक बना और सब ने इसको अनुसरण भी किया। 1883 में मार्क्स ने एक अनुयायी जॉर्ज वलेखानोव ने रूसी समाजवादी लोकतंत्री पार्टी का गठन भी किया। यह पार्टी
यानी 1898 ईस्वी में दूसरे अनेक समाजवादी संगठनों से मिलकर एक रूसी समाजवादी लोकतंत्री मजदूरी पार्टी में परिवर्तन हो गई। इस पार्टी में वामपंथ के नेतृत्व व्लादिमीर इलियिच उल्यानोव कर रहे थे, जो कि लेनिन के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। 1903 ईस्वी में इस गुट की पार्टी में बहुमत हो गया और इनको बोल्शेविक कहा जाने लगा। जो लोग अल्पमत थे उन्हें मेंशेविक यानी अल्पसंख्यक कहा जाने लग गया। एवेस्विकों को अपना अंतिम लक्ष्य समाजवादी व्यवस्था कायम करना तय किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी तत्कालीन उद्देश्य इस प्रकार प्रस्तावित किया कि जार के कुलीन तंत्र का अंत, गणराज्य की स्थापना, गैर रूसी जातियों के दमन की समाप्ति, एक दिन में काम के 8 घंटे निर्धारित करना, भूस्वामित्व के असामान्य पर उन्मूलन और समानता द्वारा किसानों के दमन का अंत करना, इस सब समाजवादी विचारों का प्रसार के कारण रूस में क्रांति का वातावरण पूरी तरह से तैयार हो गया। उसके पश्चात पश्चिमी विचारों का प्रभाव। देखिए, वेस्टर्न प्रभाव का भी हमें काफी प्रभाव पड़ा। रूस के जार निकोलस द्वितीय ने अपने देश को पश्चिमी विचारों के प्रभाव से मुक्त रखने का हर संभव प्रयास किया कि जो है पश्चिमी जो सभ्यताएं हैं, पश्चिमी जो रूल रेगुलेशन है, उसको मान्यता न मिले, पर ऐसा वो करने में असफल रहा। उसने प्रेस को सेंसर लगा दिया गया था। विदेशों से आने वाले साहित्य पर भी सरकार कड़ी नजर रखती थी। सरकार की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले सख्त यातनाएं दी जाती थी। इसके बावजूद रूस के महान लेखक जैसे टॉलस्टॉय, दोस्तोयेवस्की, तुर्गनेव, गोर्की आदि ने भी पश्चिमी विचारधारा को प्रभावित थे। वे अपने उपन्यास द्वारा रूसी युवकों में एक नया प्रोत्साहन भरा। रूस जर के लिए इसे बढ़ते हुए प्रोत्साहन की बाढ़ को रोक पाना शायद कठिन कार्य हो गया था। निस्संदेह रूसी लेखकों में जार का तख्ता पलटने की महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा किया। उसके पश्चात रूस जापान का युद्ध। 1904 से 1905 ईस्वी में आपने पढ़ा ही भी था कि रूस तथा जापान के मध्य युद्ध हुआ। रूस के सत्ता थी कि वह जापान के साथ छोटा मोटा युद्ध करके उसमें विजय प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार रूस का जार लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने में सफल होगा, परंतु यह विमर्श वाली बात थी कि इस युद्ध में रूस की पराजय हो गई। इस अपमानजनक हार के कारण जार सरकार की कमजोरी व खोखलेपन के बारे में लोगों को पता चल गया। अंत उन्होंने ऐसी अयोग्य सरकार को बदलने का भी निर्णय लिया। प्रसिद्ध लेखक मनोहर आर वधवानी का यही एक विचारधारा थी। उन्होंने ये बात बोला भी था कि रूस जापान युद्ध की अपमानजनक पराजय ने जराशाही के विरुद्ध जनमत को तैयार करने में कोई कम भूमिका अदा नहीं की, यानी उसने बहुत ही अच्छी भूमिका अदा किया जनमत तैयार करने का, यानी जनता का विचारधाराओं को। उसके बाद जो है अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार लिप्सन ने यही बात बोला था कि 1904 ईस्वी का रूस जापान युद्ध रूस के इतिहास में एक नया मोड़ प्रमाणित हुआ। तो ये बात भी सही था कि रूसी क्रांति जो थी उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा किया था, कि रूसी क्रांति जीत ही इंपॉर्टेंट थी। अब कहते हैं 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति। देखिए, कोई क्रांति होता है तो हम क्या करते हैं, उस क्रांति से कुछ सीखते हैं। इंडिया भी सब क्रांतियों से सीख के ही भारत को आज़ाद करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि उस समय सभी देश जो है दूसरे देशों से आज़ाद हो रहे हैं, तो हमने भी बहुत ही प्रयत्न करके यहाँ के जो विचारधारक थे उन्होंने अपने प्रयत्नों से, अपने बलिदानों से हमारे देश को भी आज़ाद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन हम साहित्य को और जो लेखक है उनकी विचारधाराओं को, इसको हम गलत नहीं हटा सकते, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ही महत्वपूर्ण योगदान की वजह से ऐसा संभव हो सका। अब 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति, रूस में मजदूरों में असंतोष बड़ी तीव्रता से बढ़ता जा रहा था। उन्होंने 22 जनवरी 1905 ईस्वी के रविवार के दिन अपनी 11 मांग का चार्जशीट जारी को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। उनकी कुछ मांगें थी: 8 घंटे प्रतिदिन काम, अधिक मजदूरी, काम करने की अच्छी सुविधाएं तथा प्रतिनिधि सरकार आदि। निर्धारित किए गए दिन लगभग 1.5 लाख मजदूर नवयुवक पादवी गोपों के नेतृत्व में अपनी मांगों को मनवाने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित शाही महल की ओर चल दिए। इस निहत्तर तथा शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे मजदूरों पर जार निकोलस द्वितीय के सैनिकों ने गोली चला दिया। इस कारण 1000 से अधिक मजदूर मारे गए और हजारों अन्य घायल हो गए। इस भयंकर रक्तपात के कारण इस रविवार को हम खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। ये 9th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, खूनी रविवार। खूनी रविवार का अर्थ यही था कि जो 22 जनवरी 1905 ईस्वी में जो मजदूरों ने अपनी कुछ जो है 11 मांगों के साथ वो उन्होंने क्या किया था, महल की तरफ अपना रुख किया था। लेकिन जो है यहाँ पर निकोलस द्वितीय ने उन पे
जो है मजदूरों पे, निहत्थे मजदूरों पे गोली चला दिया, और वो दिन जो थी रविवार थी, तो इसलिए इसको भयंकर रख पाए कारण इसको हम खूनी रविवार के नाम से भी जाने जाते हैं। और कभी कभी बीए में भी बहुत 2 नंबरों में आ जाता है क्वेश्चन। जैसे इस नरसंहार समाचार फैले वैसे ही सारे रूस में हलचल मच गई, देश भर में हड़तालें आरंभ हो गई। परिणाम स्वरूप प्रशासन का सारा कामकाज ठप पड़ गया। सेना तथा सेनाओं के कुछ भागों ने भी विद्रोह कर दिया। स्थिति को नियंत्रण को से बाहर जाते देख 30 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जार ने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसके अनुसार लोगों को भाषण देने तथा संगठन बनाने की आज्ञा दी गई। उसने संसद की व्यवस्था करने तथा उसे देश के लिए कानूनी बनाने का अधिकार को आश्वासन भी दिया। पर जैसे ही स्थिति कुछ शांत हुई, जार ने पुण्य निरंकुश शासन स्थापित कर दिया। इस प्रकार 1905 ईस्वी में क्रांति के चाहे सफल नहीं हुई, किंतु फिर भी इस परिणाम का दुर्गामी सिद्ध हुई। यानी ये बेशकली उस समय क्रांति सफल नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के इन्हीं से उन्होंने ज्ञान लेके आगे जो था 1917 में जो है क्रांति किया। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण भी बना। इस युद्ध में लड़ने के रूस के पास क्षमता नहीं थी। इसके बावजूद जार ने अपने स्वार्थी हितों के लिए उसे युद्ध की आग में झोंक दिया। यानी सक्षम न होने पर भी, उसकी सही व्यवस्था न होने पर, सैनिक की सही आधुनिक तकनीक न होने पर भी उसको जो था उसने युद्ध में सभी सैनिकों को झोंक दिया। सैनिकों के पास अच्छे हथियार कमी थी, इस कारण रूस को भारी विनाश तथा निराश का मुंह देखना पड़ा। 1915 ईस्वी तक उसके लाखों सैनिक मारे गए थे। ऐसी स्थिति में सरकार ने अत्यधिक संख्या में कृषकों एवं मजदूरों को बलपूर्वक सेना में भर्ती करके उन्हें विभिन्न युद्धों में मोर्चों पर भेज दिया। युद्ध का कोई अभ्यास न होने के कारण उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में मारे जा रहे रूसी सैनिकों के कारण उनका मनोबल टूट गया। दूसरी ओर किसानों तथा मजदूरों की कमी हो जाने के कारण उत्पादन में बहुत गिरावट आ गई, जिस कारण लोगों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। वस्तु के अभाव के कारण कीमत आकाश छूने लग गई थी। इन कारणों से लोगों में भारी असंतोष फैल गई और क्रांति आरंभ हो गई। इसमें डॉक्टर श्री H.B. श्रीवास्तव मूर्ति के अनुसार ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी उन्होंने कि रूसी समाज में एक सामाजिक क्रांति के लिए हर तरह से विस्फोटक तत्व मौजूद थे। यानी क्रांति हो इसके लिए हर एक क्षेत्र तैयार था। यानी ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहां पर जनता में असंतोष न हो या अपने कुशासन के लिए उनके लिए व्यवस्था न हो। यानी हर तरफ से जो सरकार थी वो गलत कर रही इनके लिए गलत कर रही थी। तो जो क्रांति होना एक स्वाभाविक बात था। कहते हैं चारों तरफ आग ही आग लगी हुई थी, तो आग में जलना एक जरूरी बन गई थी। तो इस तरह से जो है रूस की जो है क्रांति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और ये क्रांति जो था समाज को एक तहस नहस के कगार पे पहुंचा दिया। उसके पश्चात हम घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि घटनाएं क्या क्या हुई। कहते हैं 7 मार्च 1917 ईस्वी को रूस में क्रांति का प्रथम विस्फोट हुआ। उस दिन गरीब किसान मजदूरों में पेट्रोग्राद की सड़कों पर जुलूस निकाला। वे पेट्रोग्राद के होटलों और दुकानों को लूटने लगे और स्थिति काबू से बाहर होने लगी। सरकार ने आदेश दिया कि भीड़ पर गोली चलाकर उसको तितर-बितर कर दिया जाए, परंतु सिपाहियों की सहानुभूति मजदूरों के साथ थी। उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया। क्रांति की भावना उनमें भी प्रवेश कर चुकी थी। इससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। अब रूस के कोने कोने में क्रांति की लहर फैल गई। चारों ओर हड़तालें होने लगी। अगले दिन 8 मार्च को कपड़ा मिल को मजदूर स्त्रियों ने रोटी की मांग करते हुए हड़ताल कर दी। दूसरी दिन उनके साथ अन्य मजदूर भी शामिल हो गए। रोटी के नारे के साथ उन्होंने युद्ध बंद करो और अत्याचारी शासन का नाश हो आदि नारे लगाने शुरू कर दिए। 11 मार्च को जार ने मजदूरों के काम पर लौटने का आदेश भी दिया था। ठीक है, उन्होंने नहीं माना। उसी दिन जार ने मेडोसन के भंग करने का आदेश भी दे दिया, परंतु मेडोसन ने भंग होने से इनकार कर दिया और 12 मार्च को 25,000 सैनिक हड़तालों के पक्ष में मिल गए। अब स्थिति एकदम बेकाबू से बाहर हो गई थी। क्रांतिकारियों ने शीघ्र ही पेट्रोग्राद तथा मॉस्को पर कब्जा कर लिया। इस परिस्थिति में जार के लिए शासन करना अत्यंत कठिन हो गया। इसलिए विवश होकर 15 मार्च 1917 ईस्वी को उसने सिंहासन से त्याग दे दिया। जार के पतन की इस घटना को फरवरी की क्रांति भी कहा जाता है। यानी जो उसने
त्याग पत्र दे दिया था, शासन को बिल्कुल त्याग दिया था। और इस त्यागे गए पूरी घटना को हम फरवरी की क्रांति भी कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द रेवोल्यूशन ऑफ फरवरी, फरवरी रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह 27 फरवरी 1917 को घटित हुई थी, इसलिए इसको जो है रूस की फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, और 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जार का पतन क्रांति का आरंभ मात्र ही था। ठीक है, 15 मार्च 1917 को प्रिंस लवस के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की गठन किया गया और इस सरकार का शीघ्र ही पतन हो गया और करेस्को के नेतृत्व में एक नई सरकार की स्थापना भी हुई। यह सरकार भी देश की समस्या को सुलझाने में असफल रही। यह सरकार जनता की सबसे महत्वपूर्ण 4 मांगे, शांति, जमीन तथा स्वामित्व जोतने वाले को, कारखाने पर मजदूर का नियंत्रण और गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा में से किसी मांग को भी पूरा कर न सका। इस कारण उसने जनता का समर्थन खो दिया। अप्रैल 1917 में लेनिन और स्विट्जरलैंड में निवास पर जीवन व्यतीत कर रहे थे। रूस वापस लौटे और 7 नवंबर 1917 ईस्वी को पोर्तुगाल में एक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व लेनिन कर रहा था। क्रांतिकारियों ने शीघ्र ही अस्थायी सरकार के मुख्यालय वेसन पेंटल पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अस्थायी सरकार के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, परंतु केरेंस्की किसी प्रकार बच निकलने में सफल हो गया। इस क्रांति को हम वेलेस्विक क्रांति कहा जाता है, क्योंकि यह क्रांति पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर को घटी थी, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, 8 नवंबर को इस वेलेस्की सरकार का पहला मंत्रिमंडल बनाया गया, लेकिन लेनिन को प्रधानमंत्री तथा ट्रास्कोकी को विदेश मंत्री पद प्राप्त हुआ। नई सरकार ने शीघ्र ही प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने का घोषणा कर दिया। उसने मार्च 1918 ईस्वी को जर्मनी के साथ वेस्टर्न लिस्टोस्कल की संधि को, जिसके अनुसार रूस को जर्मनी के कुछ प्रदेश देने पड़े। गृह स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से लेनिन के सरकार ने भूस्वामी, चर्च और जार के जागीरों जब्त करके किसानों को बांट दी, निजी संपत्ति का अंत कर दिया, बैंक, बीमा कंपनियां, बड़े उद्योग और रेल तथा जल यातायात का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। विदेशी कर्जों रद्द कर दी गई तथा विदेशी पूंजी सख्त कर ली गई। तो इसी समांतर से सभी जनगणना में सामान्य अधिकार दिए जाने की घोषणा भी कर दी गई। परंतु इस नई सरकार के शीघ्र ही गृह युद्ध में फंस गई। यह गृह युद्ध 1918 से लेकर 1920 ईस्वी तक चलता रहा। इसका प्रमुख कारण था कि नई सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के कारण देश के पूंजीपति, कुलीन, उद्योगपति और पादरी इसके कट्टर विरोधी बन गए थे। यानी कहते ना कि जो ये गृह युद्ध थी 1918 से लेकर 1920 ईस्वी तक चली थी, जिसमें पूंजीपति, कुलीन, उद्योग और पादरी इनके कट्टर विरोधी बन गए थे। दूसरी जार की सेना के कुछ अधिकारी इस सरकार को समाप्त करना चाहते थे और मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और अन्य कई देशों ने रूस को फिर से युद्ध में लाने के लिए, उसको संसाधनों का लड़ाई में उपयोग करने के लिए एवं प्रति क्रांतिकारी का सहयोग देने के लिए वहाँ पर सैनिक हस्तक्षेप किया। यानी मित्र राष्ट्र चाहते थे कि वो भी इस लड़ाई में आ जाए। ऐसी परिस्थिति में लेनिन की सरकार को दृढ़ नीति अपनाई। उसने विदेशी सेनाओं का सामना करने के लिए एक विशाल एवं सुसंगठित लाल सेना यानी रेड आर्मी का निर्माण किया। ये रेड लाल सेना जो है मित्र राष्ट्रों से बचने के लिए उन्होंने सशक्त सेना की गठन किया था, जिसको हम लाल सेना के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। सरकार के विरोधियों का दमन करने के लिए चेका नाम का क्रांति न्यायालय का स्थापना भी की गई। इसे देश में आतंक का शासन स्थापित किया। इस गृह युद्ध में अनंत लेनिन की सरकार को सफलता भी प्राप्त हुआ। अब इस क्रांति की सफलता के क्या कारण थे? ब्लेस्विकों की सफलता के कई कारण थे। प्रथम, रूस के लोग जार के निरंकुश तथा अप्रिय शासन से तंग आ चुके थे। अंत उन्होंने ऐसे अत्याचारी शासन का अंत करने में उनका साथ दिया। दूसरा, रूस के लाखों मजदूरों ने इस क्रांति को सफल बनाने में ब्लेस्विक दल का साथ दिया। मजदूरों को इस बात का भली भांति ज्ञान हो गया था कि केवल ब्लेस्विक दल की पूंजीवाद का नाश करके उनके अधिकारों को उचित रक्षा किया जा सकता है। किसान भी इस दल का उत्साहपूर्वक समर्थन करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ब्लेस्विक क्रांति की सफलता के फलस्वरूप ही उन्हें जमींदारों से जमीन मिल सकती है। तीसरा, रूस के बहुत से सैनिकों ने जो जार की
गलत नीतियों के कारण उसके विरोधी हो गए थे, क्रांतिकारी का साथ देने में ही अपनी भलाई समझी। क्योंकि जब गोली चलाने के लिए उनको कहा गया तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम किसानों पे और मजदूरों पे गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी इसके शासन प्रणाली से परेशान हो चुके थे और वो भी एक ऐसा क्रांति चाहते थे। चौथी बात यही थी कि बोल्शेविक दल के लेनिन और ट्रॉट्स्की जैसे योग्य नेताओं का नेतृत्व प्राप्त हुआ। पांचवा, प्रतिक्रांतिकारियों जहां भी जाते थे वहां बदले की कार्रवाई करते और बहुत खून खराबा करते थे। इस कारण आम रूसी जनता उनकी कट्टर शत्रु बन गए थे। छठा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की सर्वनाक पराजय ने जनता की भावनाओं को भड़का दिया। सातवां, मित्र राष्ट्र अपनी समस्याओं में उलझे हुए थे, जिस कारण वे रूस की घटनाओं को पूरी तरह से ध्यान न दे सके। तो इन कारणों से जो था सफलता होने का कारण था, यानी सफल होने का जो हमारा केस ऑफ सक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन थी यानी क्रांति थी, वो सफल इन्हीं कारणों से हुआ। ठीक है, उसके बाद था क्रांति के क्या प्रभाव पड़े। कहते हैं 1947 क्रांति विश्व इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है और इसे न केवल रूस अतुल संपूर्ण संसार पर दूरगामी प्रभाव भी पड़ा। अब इनके प्रभाव क्या है देखते हैं। पहला प्रभाव तो यही है कि रोमानोव शासन का अंत, यानी 1947 ईस्वी के रूस की क्रांति का पहला महत्वपूर्ण परिणाम यही निकला कि रूस में निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। रूस के लोग जार निकोलस दूसरे के शासन से बहुत तंग आए हुए थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, 15 मार्च 1947 ईस्वी को उस राजगद्दी छोड़ने पर विवश कर दिया। बाद में जुलाई 1918 ईस्वी को जार और उसकी पत्नी की हत्या भी कर दी गई। यानी जार और उसकी पत्नी की हत्या होना ही इस क्रांति के सफल का सबसे बड़ा कारण भी बना। इस प्रकार रूस में पिछले 300 वर्षों से चल आ रही रोमानोव शासन का भी अंत हो गया सदैव के लिए। उसके पश्चात रूस का युद्ध से अलग होना। रूस जो था बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि हम युद्ध में अब नहीं गिरेंगे। ठीक है ना, यानी युद्ध के अब हम नहीं दर्द सहेंगे। रूस की 1947 क्रांति निस्संदेह प्रथम महायुद्ध में रूस का पराजय का ही परिणाम थी। इस युद्ध में रूस के कोई कम से कम 20 लाख सैनिकों की मृत्यु हुई थी और लगभग 30 लाख सैनिक घायल भी हुए थे। इस भयानक विनाश के कारण सेना में असंतोष की भावना फैल गई थी। देशवासी भी युद्ध के अंत के लिए उत्सुक थे। अंततः बोल्शेविक सरकार ने राजसत्ता संभालते ही युद्ध समाप्ति की घोषणा भी कर दी और जर्मनी से संधि कर लिया। तो इस तरह से जो था इसका सबसे अच्छा प्रभाव यही पड़ा। श्रमिकों एवं किसानों की अवस्था में सुधार। 1917 ईस्वी की क्रांति से पूर्व मजदूर और किसानों की अवस्था दयनीय थी, बिल्कुल ही खराब था। आपको पता ही है, हमने पढ़ा भी है। मजदूरों को बहुत कम वेतन मिलता था। उन्हें कारखानों के भयंकर परिस्थितियों में 15 से 20 घंटे तक निरंतर काम करना पड़ता था। पूंजीवादी उनका हर प्रकार से शोषण करते थे। गाँव में किसानों की दशा और भी दयनीय थी। उनके पास जोतने के लिए तो बहुत कम जमीन थी, पर वे करे से बोझ के नीचे दबे हुए रहते थे। 1917 ईस्वी के बोल्शेविक क्रांति के परिणाम फलस्वरूप मजदूर और किसानों को आशा की गई और एक नई किरण दिखाई दी। मजदूरों को कारखानों का प्रबंधन सौंप दिया गया और उनकी भलाई के लिए अनेक कानून का निर्माण भी किया गया। मजदूरों के बच्चों को शिक्षा का प्रबंधन सरकारी देखरेख में होने लग गई। गाँव में जमींदारों को जमीनें छीन कर किसानों में बांट दी गई। उन पर लगाए गए करों को कम कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन में भी किसानों और मजदूरों को उचित स्थान दिया गया। निसंदेह यह रूसी क्रांति के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एक मानी जा सकती है। उसके पश्चात औद्योगिक विकास और आर्थिक उन्नति। 1947 क्रांति से पूर्व रूस औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था। यद्यपि रूस में निरंकुश शासकों ने औद्योगिक विकास के लिए कुछ प्रयत्न भी किए। यद्यपि औद्योगिक दृष्टि से रूस यूरोपीय देशों में बहुत पीछे था। बोल्शेविक क्रांति के पश्चात औद्योगिक विकास के सभी साधनों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया था। कारखानों का प्रबंधन श्रमिकों के हाथों में आ जाने से मजदूर वर्ग में एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ। परिणाम स्वरूप उत्पादन के क्षेत्र में उन्नति होने लग गई। कुछ ही वर्षों में रूस यूरोप का एक महान औद्योगिक देश बन गया और रूस में निर्मित सामान संसार के विभिन्न भागों में जाने लगा। तो ये क्रांति इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। समानता की स्थापना। 1927 क्रांति के फलस्वरूप रूस में पूंजीपतियों, कुलीनों और भूमिपतियों का अंत हुआ और किसान एवं श्रमिकों का समाज में प्रभुता स्थापित हो गया। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार और समानता का सुविधा भी प्राप्त हुई और उनके अतिरिक्त गैर रूसी जातियों जो जार के समय दमन का शिकार थी को क्रांति के बाद समानता का दर्जा भी प्रदान किया गया। इस प्रकार रूस में शताब्दियों से चली आ रही ऊंच नीच की भावना को भी
अंत हो गया। उसके बाद रूस का विश्व का एक शक्तिशाली देश बनना, तो रूस जो था उस समय बहुत ही शक्तिशाली देश बन गया था। 19वीं शताब्दी तक रूस की गणना यूरोप के शक्तिशाली देशों में नहीं होती थी, लेकिन 1904 से 1905 ईस्वी में जापान जैसे छोटे से देश से रूस को पराजित करके समस्त संसार को हैरानी में डाल दिया गया। रूस के शासन की इस दुर्बलता ने रूस के लोगों को क्रांति के लिए प्रेरणा भी दी। 1917 ईस्वी के पश्चात रूस में शक्तिशाली सरकार का निर्माण भी हुआ। इसने आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धि भी प्राप्त किया। इस प्रयासों के कारण रूस न केवल यूरोप का बल्कि विश्व का एक अति शक्तिशाली देश भी बन के उभरा। साम्यवादी सिद्धांतों का अन्य देशों के प्रसार, यानी रूसी क्रांति के पश्चात धीरे धीरे यूरोप और विश्व के अन्य देशों में साम्यवादी सिद्धांतों का प्रसार होने लगा और इस क्रांति ने प्रोत्साहन प्राप्त करते हुए पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया तथा बल्गारिया आदि यूरोपीय देशों में साम्यवादी शासन प्रणाली का अपना लिया। एशिया के प्रमुख देश चीन में भी साम्यवादी की स्थापना हो गई। पश्चात रूस पर प्रभाव। अब इसका रूस पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि रूस की क्रांति जो हुई थी उसकी क्या प्रभाव पड़ा। रूस संसार की एक महान शक्ति थी। इस क्रांति के फलस्वरूप रूस के संसार का एक शक्तिशाली देश बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इस क्रांति से पूर्व रूस अपने विशाल साधकों एवं अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड तथा फ्रांस आदि देशों के तुच्छ शक्तिशाली होने का दावा नहीं कर सकता था, परंतु क्रांति की सफलता के फलस्वरूप वो संसार को एक महान शक्ति बन गया। रूस को एक महान एवं शक्तिशाली राज्य बनने के लिए ब्लेशविक नेताओं यानी लेनिन और स्टालिन को घोर परिश्रम भी करना पड़ा। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बड़े ही साहसपूर्ण पग भी उठाए। और क्या हुआ उसके बाद जो है शासन पर मजदूर एवं कृषकों की अधिकार, क्योंकि उन्होंने सारे चीज़ें जो था किसानों को बांट दिया। इस क्रांति के फलस्वरूप जार शासकों का निरंकुश शासन समाप्त हुआ और सत्ता मजदूरों एवं श्रमिकों के अधिकारों में आ गई। ब्लेशविक दल के समर्थकों ने क्रांति के दौरान जनता को यह आश्वासन दिलाया था कि उनके सफल होने पर राज्य की संपूर्ण शक्ति मजदूर, सैनिकों और कृषकों को सम्मिलित में निहित की जाएगी। नौकरशाही, पुलिस अधिकारी तथा सैनिक आदि सब जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। वो देश का शासन जनता के प्रतिनिधित्व के स्थानीय सभ्यों द्वारा चलाए जाएंगे। अपने इस वचन को उन्होंने पार करने के लिए नेताओं को प्रत्येक गांव, नगर और प्रांतों में सोविस की स्थापना किया। वैश्विक सरकार ने झंडे में किसानों की दराती और मजदूरों के हथौड़े के चिन्ह दिए। निश्चय ही संसार के लिए यह एक नया अनुभव था। उसके पश्चात निर्धन एवं दलित जनता का उद्धार। वैश्विक क्रांति से पूर्व रूस की अधिकांश जनता निर्धन थी और 90% लोगों को घोर परिश्रम करने पर भी पेट भर कर खाना नहीं मिलता था। लाखों मजदूर एवं कृषकों पशु सा जीवन व्यतीत करने लगे। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों का भी उदय हुआ जो गांव में बसने वाले लाखों किसान भूपति बन गए। कारखानों का प्रबंधन मजदूरों के हाथों में आ गया था। जन सम्मतियों और सोवियत राज्य सत्ता को भी सूत्र बन गए। ठीक है, उसके बाद था रूसियों को आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन। ब्लेशविक क्रांति के कारण यूं तो राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हुए, लेकिन रूस को आर्थिक जीवन में जो परिवर्तन हुए वे अधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक थे। लेनिन ने राज्य सत्ता पर अधिकार जमाने के बाद मजदूरों एवं किसानों को पूंजीवादियों को शोषण से मुक्त कराने के और ध्यान भी दिया। अंतर देश के भूमि, वन, उद्योग एवं खानों का एकदम राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उत्पादन के सभी साधन, यातायात, व्यापार और बैंक, बीमा कंपनियां आदि भी सरकार के नियंत्रण में आ गए। निजी व्यापार को समाप्त कर दिया गया। गिरजों को भूमियों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब वह सब लाभ जो जमींदारों एवं पूंजीपतियों को जेब में जाता था सरकार को होने लगा। ठीक है, यानी जो पहले भूमिपतियों और साहूकारों को जाता था पैसा, अब सरकारों के हाथों में जाने लग गया। इसे सरकार जो थी बहुत तरह के रूल रेगुलेशन बना सकती थी। क्योंकि सरकार पर मजदूर एवं कृषकों का अधिकार था, इसलिए धन का उन्हें भी लाभ पहुंचा। 1921 ईस्वी में नई नीति के अंतर्गत कृषि उद्योग एवं छोटे छोटे कारखाने को निजी उद्यम क्षेत्रों में ही रहने दिया गया। तो इस तरह से जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा अपने आप को साबित किया। उसके पश्चात उन्हें पंचवर्षीय योजना का भी उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक प्रयोग भी किया। जब ब्लेशविक नेता स्टालिन ने यह अनुभव किया कि केवल योजनाबद्ध और दृढ़ अर्थव्यवस्था के द्वारा ही रूस को एक शक्तिशाली राज्य बनाया जा सकता है, तो उसे 5 वर्षीय योजनाओं का सूत्रपात किया। यद्यपि इन योजनाओं को पूर्ण सफलता न मिली, यद्यपि उनके
माध्यम से देश उन्नति की ओर बढ़ा। इस योजनाओं के फलस्वरूप लोहे, कोयला, पेट्रोल, मशीनरी आदि का उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया गया। गेहूं, चीनी, तंबाकू, कपास तथा फलों आदि के उत्पादन में भी असाधारण वृद्धि हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के संपूर्ण होने पर रूस में खाने पीने की वस्तुओं के संबंध में किसी प्रकार कोई कठिनाई न रही। सरकार के प्रयत्न करने पर इन वस्तुओं के भाव भी कम हो गई। उसके पश्चात एक दलीय अधिनायकवाद यानी वन पार्टी इज अ डिक्टेटरशिप। इस क्रांति के फलस्वरूप रूस को नई प्रकार की राजनीतिक प्रणाली प्राप्त हुई जो अपने रूप में एक दलीय अधिनायकवाद थी। इसमें बेलशविक दल का न केवल राज्य सत्ता पर अधिकार था तो उसके अनपढ़ नेता सरकार के विभिन्न सत्रों एवं क्षेत्रों में राज्य अधिकारी के साथ बैठकर शासन कार्य चलाते थे। रोचक बात यह थी कि मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति बिना विशेष प्रशिक्षण के न्यायाधीश नियुक्त भी किए जा सकते थे। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उसके पश्चात सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन। क्रांति के कारण रूस के सामाजिक जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन हुई। लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति को लागू होने पर भी 1928 ईस्वी में 1/2 जो थी बनाई गई, यानी 2.5 करोड़ निजी फर्म थे। उनके मालिक बड़े धनी और खुशहाल थे। ऐसे समृद्धशाली भूमिपतियों का होना साम्यवादी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध था। यानी कह सकते हो कि 2.5 करोड़ निजी फर्म थे। 2.5 करोड़ 1928 में 2.5 करोड़ जो थे निजी फर्म थे, उनके मालिक बड़े धनी खुशहाल थे। ऐसे समृद्धशाली भूमिपति को होना साम्यवादी अर्थव्यवस्था में विरुद्ध था। वैश्विक नेता स्टालिन ने इस धनी भूमिपतियों के फॉर्म जब्त कर लिए और उन्हें देश छोड़कर साइबेरिया में जाना पड़ा। धर्म के कुप्रभाव का अंत करने के लिए 70,000 गिरजाघरों को बंद कर दिया गया और उनकी गिरजाएं जब्त कर ली गई। शिक्षा का काम राज्य के स्वयं संभाल लिया। समाज से अनपढ़ता को दूर करने के लिए स्थान स्थान पर स्कूल खोले गए। मजदूरों को भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक सुविधाएं भी दी गई। तो इस तरह से जो उन्होंने काफ़ी कुशलता से अपने राज्यों को चलाने की कोशिश किया। उसके पश्चात था संसार पर प्रभाव। रूस की क्रांति ने संसार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। हर क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। नई विचारधारा, न्यू आइडियोलॉजीज, वैश्विक नेताओं ने रूस में नई शासन प्रणाली व्यवस्था करने का यह स्पष्ट कर दिया कि जन साधारण में भी शासन सत्ता पर अधिकार जमाने की क्षमता है। वे शासन कार्य को चलाने में संसार के उच्च वर्गों से किसी प्रकार से कम योग्य, कुशल नहीं है। इसके अलावा रूस ने नई राजनीतिक प्रणाली द्वारा जो सफलता प्राप्त की वह संसार के लिए एक उदाहरण सी प्रस्तुत हुई। इसे संसार के अविकसित एवं पिछड़े हुए देशों को यह विश्वास हो गया कि वे भी एक दलीय निरंकुश शासन की स्थापना करके अपने राज्य को शक्तिशाली एवं समृद्ध बना सकते हैं। यानी उनको देखा देखी सभी देशों ने ऐसा ही किया। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, प्लानिंग और इकोनॉमिक क्रांति के योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास का सफल साधन सिद्ध करके संसार को स्थायी देन दी। पश्चिमी यूरोप के वे देश भी जो मार्क्सवादी दर्शन और रूस के कट्टू आलोचक थे, इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर कार्ल ने भी इस संबंध में अपनी बात को प्रस्तुत किया था और अपनी विचारधारा रखा था। उन्होंने कहा था कि अगर हम सभी आज योजनाकार हैं तो इसका मुख्य कारण शोभित प्रयोग और शोभित उपलब्धियों का ही प्रभाव है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि इन्हीं वजह से हम लोग जो है योजनाकार बनना स्टार्ट किए और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को हमने अपनाया। उसके बाद था वैश्विकवाद। रूसी क्रांति से वैश्विकवाद रूस के रूप में एक प्रबल एवं विश्वव्यापी विचारधारा दी। 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप संसार को उदारवाद का सिद्धांत प्राप्त हुआ। जो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप उदारवाद सिद्धांत को प्राप्त हुआ, परंतु इस सिद्धांत का प्रभाव यूरोपियन देशों तक ही सीमित रहा। वैश्विकवाद के सिद्धांत ने यूरोप, अफ्रीका और एशिया के देशों में एक सामान्य प्रभाव किया। इसका प्रचार भौगोलिक सीमाओं से स्वतंत्र रहा। उसके बाद है पेरिस सम्मेलन का प्रभाव। प्रथम महायुद्ध के पश्चात जब पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ तो रूसी सरकार ने प्रतिनिधित्व ने इसमें भाग न लिया और इस पर भी रूसी क्रांति ने अनेकों निर्णय को प्रभाव किया। लॉर्ड जॉर्ज कैनिस, हेनरी विलियम्स आदि के बयानों से ज्ञात होता है कि उन्होंने वैश्विकवाद के भय से ही नहीं जर्मनी के साथ संधि करते हुए कुछ शर्तों को नरम दिया। कालांतर में हिटलर और मुसोलिनी ने भी अपनी स्थिति को दृढ़ करने के लिए जनता के मन में मार्क्सवादी क्रांति का भय उत्पन्न कर रखा था। अंत में इस निष्कर्ष पर हम निकल सकते हैं, हमने जब पढ़ा, इसके बारे में जाना, समझा, इसमें यही बात समझ
आता है, जिसको आप निष्कर्ष भी कह सकते हो या कंक्लूजन भी कह सकते हो। इसमें यह था कि रूसी क्रांति के अत्यंत व्यापक और गहन प्रभाव रूप संसार दोनों पर पड़े। यह प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में पड़े, यानी सामने से भी पड़ा और पीछे से भी पड़ा, यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों साइडों से पड़े। इसे जहां रूस की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन आया, वहां संसार के अनेक देशों भी प्रभावित हुए बिना न रह सका। इन सबके अतिरिक्त साम्यवादी और समाजवादी की नवीन विचारधाराओं के लिए संसार सदैव रूसी क्रांति का ऋणी रहेगा। भारत के प्रसिद्ध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात के लिए अपना दृष्टिकोण रखा था और अपनी विचारधारा रखा था। डॉक्टर जो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात स्पष्ट कर दिया था कि रूसी क्रांति ने मुझे राजनीति को सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से सोचने के लिए विवश कर दिया। यानी रूसी क्रांति ने उनको जो था सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से सोचने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि कोई भी जनता, कोई भी शासन, जनता जो होती है समाज से ही चलती है। अगर समाज नहीं रहेगा तो इनके राजनीतिक यज्ञ नहीं रहेंगे, इनका राज नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इस बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी माना। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा होता है यहाँ पर जो रूस की क्रांति खत्म हो रहा है, ठीक है। आगे जो है हम अगला टॉपिक करेंगे। आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद। अगर आप भी त्रिपाण स्टडी सेंटर को धन्यवाद करना चाहते हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसमें से सब्सक्राइब करना आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हो, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो शायद दोबारा देखना पसंद करोगे, तो लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे होगे तो आप इस चैनल से लीव कर जाओगे। इसलिए सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी मैं कुछ अच्छा टॉपिक आपके लिए डालूंगा, आपके काम का होगा, आपके क्लास का होगा, तो वो आपको प्राप्त होगा। तो अभी भी सोचिए नहीं, अभी विचार नहीं कीजिए, डायरेक्ट आप सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।